में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों। आज हम वाचन करेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आधुनिक काल से शुरुआत हुआ है इसका। स्वच्छंदतावाद युग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी दूसरे स्तंभ छायावाद के। पहले स्तंभ थे जयशंकर प्रसाद जिनका वाचन हो चुका है। और अब दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जिनका समय 1899 से 1961 ईस्वी तक डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार माना गया है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जैसा कि आप जानते हैं कि वो जब तक जीवित थे विवादों में घिरे रहे हैं। हमेशा उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुखों का सामना भी उन्हें करना पड़ा। और तब वो सबको स्वीकार्य नहीं थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब निर्विवाद रूप से सब लोगों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। और इस छायावाद के स्तंभों में बहुत बेस्ट हैं। अद्वैतवाद दर्शन उनका मतलब दर्शन रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। निराला का कवि अपने समय में जितना अधिक विवादास्पद रहा है, कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ है। कोई कलाकार जब रूढ़ि जर्जर परंपराओं को छोड़कर नवीन शैली का विधान करता है, साधारणतः पुरानी पीढ़ी उसका स्वागत नहीं करती। साधारणतः पुरानी पीढ़ी उसका स्वागत नहीं करती, ये बात सत्य भी है। और उल्टे नए निर्माता के प्रति अपरूप उद्गार प्रकट करती है। विरोध जिसको कहते हैं, विरोध करती है। व्याग्र आलोचकों ने उन पर आक्रमण किए। प्रज्ञाचक्षु संपादकों ने उनकी रचनाएं नहीं छापी। जिस मुक्त छंद उद्यम आवेग और दार्शनिक ओजस्विता के साथ उन्होंने हिंदी में प्रवेश किया, उन्हें समझने में देर हुई। उनके अंतर विरोधों, संघर्षों, अनगढ़ व्यक्तित्व ने विवादास्पदता की आग में घी का काम किया। पर इतिहास को इस दृष्टा कवि की देर से ही सही पहचान करनी पड़ी। उनका जन्म बंगाल के महिसादल राज्य में हुआ। अपने जीवन के बारे में तो उन्होंने स्वयं लिखा है कि दुख ही जीवन की कथा रही। और वाकई इस कविता को पढ़ना चाहिए, बहुत ही मार्मिक है, हृदय को छू जाने वाला है। सन 1921 में महिसादल से अपने गांव गढ़कोला आ गए। पिता का असामयिक देहावसान हो गया। वो केवल 22 वर्ष के थे कि पत्नी की इहलौकिक लीला समाप्त हो गई, अर्थात उनका भी स्वर्गवास हो गया। परिवार का बोझ उठाने के लिए उन्हें पुनः महिसादल जाना पड़ा। सन 1922 ईस्वी में समन्वय के संपादक मंडल में सम्मिलित हो गए और रामकृष्ण मिशन के साधुओं के साथ रहने लगे। यहीं पर उन्हें अद्वैत दर्शन का गहन अध्ययन किया उन्होंने। और सन 1923 में जब सेठ महादेव प्रसाद के संपादकत्व में मतवाला का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो वे संपादन कार्य में लग गए। मतवाला का मोटो है यानी मुख्य पृष्ठ पे लिखा गया है, अमीय गरल ससी सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। तो ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। निराला का बनाया हुआ था मोटो, ये किसका बनाया हुआ था? निराला जी ने स्वयं बनाया हुआ था। और निराला का नाम मतवाला का तुक है। मतलब मतवाला के नाम पर ही इन्होंने अपना नाम निराला भी रखा है। वस्तुतः मतवाला से ही उनके कवि का नया जन्म होता है। सन 1927 से 30 तक वे बराबर अस्वस्थ रहे। बाद में लखनऊ जाकर गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगे और सुधा में टिप्पणियां लिखने लगे। लगता है कि उस समय के सारे बुजुर्गों ने निराला का विरोध करने के लिए कमर कस रखी थी। अर्थ की मार अलग। अपने क्रांतिकारी विचारों तथा जातिपात विरोधी रुख के कारण वे ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत थे। अपने क्रांतिकारी विचारों तथा जातिपात विरोध रुख के कारण वे ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत थे। विरोध के सहने की भी सीमा होती है। वे टूट गए, विक्षिप्त हो गए, पर उनके भीतर की सृजनात्मक लौ निरंतर जलती रही। उनकी परवर्ती रचनाओं में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। उनकी समस्त रचनाओं में युगबोध, जातीय जीवन का तेवर, वैयक्तिक यातना का अद्भुत मिश्रण हुआ है। उनकी पहली रचना के नाम और लेखन तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। स्वयं निराला जूही की कली को अपनी प्रथम
रचना मानते हैं। 1916 में लिखी गई थी जूही की कली। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा या कहीं को अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना 1920 को उनकी पहली प्रकाशित रचना मानते हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि निराला के उस कविकर्म को रेखांकित किया जाए, उसे क्रमागत काव्य परंपरा से भिन्न एक नई परंपरा और नए काव्य कौशल की नींव पड़ती है, जो आज की कविता का भी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। मुक्त छंद समूचे स्वतंत्रतावाद युग की आत्मा है। एक और इसका संबंध छंद मुक्ति से है, तो दूसरी ओर विदेशी शासन से मुक्ति, मतलब दो अर्थ हैं इसके। उन्होंने लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों के मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। वे लिखते हैं कि छंद से स्वाधीन चेतना फैलती है। इसका अभिप्राय है मात्रा वर्णन तुक आदि बाह्य बंधन से मुक्त होना। ध्यान देने की बात यह है कि मुक्त छंद है, न कि छंद मुक्त, मतलब ये मुक्त छंद है न कि छंद मुक्त। इसका अपना आंतरिक छंद और आंतरिक लय है। छंदों की रीतिबद्धता को तोड़ना एक क्रांतिकारी कदम था, जो तत्कालीन आलोचकों संपादकों के गले नहीं उतरा। इसे रबड़ केचुआ छंद के नाम से पुकारा गया, पर वह जादू क्या जो सिर पर चढ़कर न बोले। आज यही छंद हिंदी कविता की मुख्य धारा है। बहुत से मुक्त छंदों की पहली अनामिका 1923 में संग्रहित कर दिया गया था। बाद में इसकी अधिकांश कविताएं परिमल में समाविष्ट कर ली गई। अनामिका 1937 का तो पूरा रूप ही पहली अनामिका से भिन्न है। यानी एक बार अनामिका 1923 में मतलब प्रकाशित हुई, फिर उसके बाद दूसरे 1937 में पूरा रूप ही पहली अनामिका से भिन्न है। मुक्त छंद केवल काव्य के बाह्य कलेवर का परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव का भी सूचक है। निराला की उद्यम कल्पना, प्रखर भावावेग, निर्बंध यौवन, निःसीम प्राणवत्ता छंद के बंधन से समाहित नहीं हो सकती थी। कभी कभी मुक्त छंद भी टूट फूट जाता है। धारा कविता में वो अपने यौवनजन्य काव्यधारा के साथ उस राष्ट्रीय आंदोलन को भी संकेतित कर रहा है, जो साम्राज्यवाद को अप्रतिहत गति से तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। बहने दो रोक टोक से कभी नहीं रुकती है, यौवन मद की बाढ़ नदी की किसे देख झुकती है। स्वयं निराला के काव्य प्रवाह को रोकने के लिए महारथियों ने कौन कौन से व्यूह नहीं बनाए, कौन कौन से शास्त्रियों के प्रयोग नहीं किए। देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छेप वह रण कौशल। देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह सर छेप वह रण कौशल। परिमल की प्रार्थना में ही वह कहता है, जग को ज्योतिर्मय कर दो। परिमल के तीसरे खंड में जूही की कली, रेखा जागो फिर एक बार, कभी पंचवटी प्रसंग और जागरण की रचना मुक्त छंद में हुई है। जूही की कली, रेखा जागो फिर एक बार, कवि और पंचवटी प्रसंग, जागरण की रचना मुक्त छंद हुई है। यानी 1 2 3 4 5 6 इनकी रचना मुक्त छंद में हुई है। कवि कहता है कि उसके काव्योदेश का पता लगता है। कवि कविता है।
कवि कविता से उसके काव्योद्देश्य का पता लगता है। महाप्राण जीवों में देते हो जीवन ही जीवन जोड़। महाप्राण जीवों में देते हो जीवन ही जीवन जोड़। मोड़ निज सुख से मुख हे महान सोचते हो दुख मुक्ति शक्ति नवजीवन की। कहना ना होगा कि निराला का कवि इसी प्रकार का महाप्राण है, महाप्राण और महान है। कहना न होगा कि निराला कवि इसी प्रकार का महाप्राण और महान है। जूही की कली, रेखा, शेफालिका आदि प्रेम कविताएं हैं। जूही की कली, रेखा और शेफालिका क्या हैं? प्रेम कविताएं हैं, जो अपनी गहन प्यार चेतना, विस्तार और अद्वैत भावना में घुल मिलकर ऊंचाई से गिरते हुए प्रपात प्रवेग के स्थापत्य में ढल जाती हैं। उनका प्यार अन्य छायावादियों की तरह उसका प्यार अन्य छायावादियों की तरह हवाई नहीं है। वह सृष्टि का कारण है और कविता का काम बीज है। वह एक चैतन्य है, रसानुभूति है, शब्दों का अलंकार है। उसमें एक ही तत्व के दो केंद्र बिंदु मिल जाते हैं। वह स्थित होकर भी चलता रहता है। चलने की यह क्रिया प्राय सर्वत्र है। गिरि श्रृंग सागर तरंग गगन अलंघ मतलब जो लागने योग्य न हो। पद पर पार करने की प्रक्रिया प्रेम का अनिवार्य अंग है। यह प्रेम स्वच्छंद होकर भी गार्हस्थ्यिक है। वधू का प्रथम शोभा संसार देखने योग्य है। प्रथम कनक रेखा प्राची के भाल पर प्रथम श्रृंगार स्मित तरुणी वधू का नील गगन विस्तार केस किरणोज्ज्वल नयन नत हेरती पृथ्वी को। ये पंक्ति है कि प्रथम कनक रेखा प्राची के भाल पर प्रथम श्रृंगार स्मित तरुणी वधू का नील गगन विस्तार केस किरणोज्ज्वल नयन नत हेरती पृथ्वी को। कितना विराट बिंब है इस भारतीय बहू का, कितना विराट बिंब है इस भारतीय बहू का। प्रथम कनक रेखा प्राची के भाल पर प्रथम श्रृंगार स्मित तरुणी वधू का नील गगन विस्तार केस किरणोज्ज्वल नयन नत हेरती पृथ्वी को। परिमल के द्वितीय खंड में बहू पर अलग कविता है, जिसे कवि ने एक अनोखे बिंब से साकार किया है। भावमग्न कवि की एक मुखरता वर्जित वाणी। भाव में मग्न कवि की एक मुखरता वर्जित वाणी। परिमल की 4 कविताएं क्रांति गीत की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। ये कविताएं हैं महाराज शिवाजी का पत्र, आवाहन, जागो फिर एक बार, बादल राग। यदि इन्हें एक शीर्षक देना हो तो वह है युद्ध राग होगा। पहली कविता में अत्याचारी औरंगजेब के सहायक जयसिंह को अत्याचार और साम्राज्यवाद के प्रतिपक्ष में जाने के लिए कहा गया है। खेद है कि इस कविता में कुछ लोग सांप्रदायिकता सूंघते हैं। तत्कालीन परिवेश में हिंदुओं तुर्कों का नाम आना स्वाभाविक है। शिवाजी का उद्देश्य देश का उद्देश्य था। आवाहन में अत्याचार के विरुद्ध शक्ति के अकुंठ नृत्य का आह्वान है। जागो फिर एक बार में कैक्यम मा स्म गमः पार्थ त्यक्तः उत्तिष्ठ भरत सर्वः की याद दिलाई गई है। बादल राग विप्लव राग है। यहाँ पर केवल कोमल छंद नहीं है, वह बंद हो चुका है। नाद योजना के आधार पर विप्लव का ध्वंसमूलक किंतु रचनात्मक बिंब प्रस्तुत किया गया है। यह अमर राग है, निर्बंध है।
प्रत्येक खंड में बादल को अलग अलग ढंग से संबोधित किया गया है। ये संबोधन अपने आप में क्रांतिमूलक है, निर्बंध है, उच्छृंखल है, उन्माद है, प्रचंड है, सब्यसाची, गुंडाकेश, ऐसे ही संबोधन है। उसकी आवेगमयता में पौरुष इसकी आवेगमयता में पौरुष और पौरुष के क्रांतिकारी बदलाव का लक्ष्य निहित है। गद्यात्मक आवेग निराला की लंबी कविताओं का संरचनात्मक गुणात्मक वैशिष्ट्य है। कठोर रव के फैलने की प्रक्रिया का एक दृश्य है। झर 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 निर्झर गिरे, ये पंक्ति है। गिरिसर में सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में, आनन आनन में रव घोर कठोर, ये पंक्ति है। झरझर निर्झर गिरिसर में सरिता तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में, आनन आनन में रव घोर कठोर। इस गद्यात्मकता को संध्या सुंदरी, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा आदि में देखा जा सकता है। कविता की अपनी शर्तों पर यह राजनीतिक कविता है। बादल दुख दग्ध पृथ्वी का निर्माण है, पर उस धरती को शीतल उर्वर करने के लिए वह आता है। रथ को पूरे घरघर नाद के साथ धनी संत्रस्त हो उठते हैं, वह निर्धनों की शोभा है। पृथ्वी के साए हुए अखुए नए जीवन की आशा में विप्लवीर बादल को देख नहीं ताक रहे हैं, और छोटे पौधे हंसते हैं, और छोटे पौधे लघुभार सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छीटे ही शोभा पाते। हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाए। कविता का समापन कृषकों द्वारा बुलाए जाने से होता है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। ये सब कविताएं पढ़ने लायक है। बादल को जीवन के अनेक आयामों से जोड़कर क्रांतिकारी बदलाव की ओर उन्मुख किया गया है। पंत के केवल सौंदर्य बोधात्मक बादलों से यह कितना भिन्न है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य रहस्यवादी, कुछ प्रगतिशील, कुछ ऋतुचित्र और कुछ श्रृंगारिक कविताएं और कुछ ऐतिहासिक पौराणिक शब्द चित्र हैं। श्रृंगारिक कविताओं में संध्या सुंदरी में मुक्त प्रेम का अकृत्रिम किंतु संयमित चित्रण है। यमुना के प्रति संध्या सुंदरी यमुना के प्रति तो स्मृतियों का विस्तृत अलग एल्बम है। इसका प्रणय व्यापार भी है और रास नृत्य भी। मन वह जात वह वा जमुना के तीर का सजीव बिंबन है। छोटे छोटे स्वतंत्र फिर भी समग्रता एक तान बिंब। गीतिका 1936 ईस्वी। गीतिका 1936 ईस्वी निराला का गीत संबंधी नया प्रयोग है। उनके समय में ही रविंद्र संगीत का प्रचलन हो चुका था। रविंद्र संगीत के स्वर विन्यास में पूर्वी पश्चिमी दोनों ही स्वर लिपियों का मेल है। निराला भी पश्चिमी संगीत के स्वरों का यथोचित सन्निवेश गीतिका के गीतों में किया है। उस्तादी गीतों की भांति ये रूढ़ राग रागनियों में नहीं बंधे हैं। उनके स्वर लय ताल अलग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इनमें संगीत और काव्य का निर्छिण मिश्रण हुआ है। गीतिका का प्रथम गीत वरदे वीणा वादिनी वरदे शिक्षित समाज का कंठहार बन चुका है। गीतिका का प्रथम गीत यह सामान्य मंगल गीत नहीं है, एक राष्ट्रीय गीत है। एक पंक्ति में कहा गया है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में यह नया अमृत मंत्र था। एक दूसरे गीत में वह दूसरा वर मांगता है, मेरी अखिल पुरातन प्रियता हर दो। भारत वंदना का एक व्यापक सांस्कृतिक गीत, भारती जय विजय करी।
इसी में है। नारी सौंदर्य का एक बेजोड़ चित्र है। ज्योति की तन्वी तड़ित, ज्योति की तन्वी तड़ित, द्युति ने क्षमा मांगी। श्रृंगार परक कई गीत हैं। सबसे प्रभावशाली वह गीत है जिसमें होली का रूपक बांधा गया है। इसके काव्य सौंदर्य में मित कथन और सांकेतिकता का अद्भुत योग है। कंज छवि मंजू मंजू हंस बोली से घन आनंद याद आ जाते हैं। हंसी बोलन में छवि फूलन की बरखा और ऊपरी जाती जाती है वह। खुले अलक मुद गए पलक दल, जैसे अनुभवों द्वारा संयोग सुख का मादक वर्णन किया गया है। यदि श्रम सुख की हद होली स्वशब्द वाच्य न होता तो इसकी चुस्ती और बढ़ जाती। निम्न वर्ग और ऋत्विय यहाँ भी स्मरण किए गए हैं। अनामिका का प्रकाशन 1937-38 ईस्वी में हुआ। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी रचनाएं प्रौढ़ सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी रचनाएं प्रौढ़ रचनाएं हैं, इसी संग्रह में सम्मिलित हैं। इस सन 1935 से 1938 तक उनके गहन आत्मसंघर्ष का काल है। सन 1935 में उनकी कन्या सरोज की असामयिक मृत्यु होती है। निराला टूट जाते हैं। साहित्य में विरोधियों के व्यंग्य वाणों से वे विध चुके थे। घर समाज बिरादरी साहित्य में उन्हें असफलता का ही अभिशाप मिला, पर वे टूट कर भी पूर्णतः नहीं टूटे। वाकई जिनके परिवार में सब यानी पिता पत्नी चाचा भाभी भैया और उनके बाद में सरोज उनकी पुत्री रहती है, वो भी उनके भी असामयिक मृत्यु हो जाती है। और ऊपर से समाज का ये विरोध, वाकई कितना कष्टमय और दुखमय रहा होगा वो समय उनके लिए। लेकिन फिर भी इनके इस साहस को वाकई कितना संघर्ष रहा इनके जीवन में।